खोए हुए शहर, ये नाम सुनते ही दिमाग में कितनी ही कहानियां और राज घूमने लगते हैं, है ना? घने जंगलों में दबे हुए मंदिर, रेत के नीचे छिपे हुए महल, ये सब एक गुजरे हुए शानदार दौर की गवाही देते हैं। तो आज चलिए चलते हैं एक ऐसे ही भूले बिसरे साम्राज्य के दिल में। ये जो नजर आ रहे हैं, ये हम्पी के विशाल और शानदार खंडर हैं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब ये शहर दुनिया के सबसे आलीशान शहरों में से एक माना जाता था। 200 साल से भी ज्यादा वक्त तक ये विजयनगर साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था। बस कल्पना करके देखिए कि इन गलियों में तब कैसी चहल पहल रही होगी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। साल 1565 में एक विनाशकारी हमले ने इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इसे महीनों तक लूटा गया, जलाया गया और जो कुछ बचा वो बस एक शानदार अतीत की दर्दनाक याद बनकर रह गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक साम्राज्य जो अपनी ताकत के शिखर पर था, वो इतनी बुरी तरह से कैसे बिखर गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, इस खोए हुए इतिहास को फिर से खोज निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 1800 में कॉलिन मैकेंजे नाम के एक इंजीनियर से, जिन्होंने इस जगह का पहला सर्वे मैप तैयार किया। फिर बाद में फोटोग्राफ्स और पत्थरों पर लिखे लेखों ने इतिहासकारों को इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने में मदद की। तो हम जो कुछ भी जानते हैं, वो आखिर जानते कैसे हैं? इतिहासकारों ने इन खंडहरों की कहानी को फिर से लिखने के लिए हर सुराख का इस्तेमाल किया है। मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से लेकर उस दौर में आए विदेशी यात्रियों की लिखी हुई बातों तक, और हाँ, उन लोक कथाओं तक जो सदियों से सुनाई जाती रही हैं। और उन यात्रियों ने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। 15वीं सदी में एक फारसी राजदूत आए थे, अब्दुल रज़ाक। उन्होंने लिखा कि यह शहर इतना शानदार था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी बातें हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं। तो ये था विजयनगर, यानी विजय का शहर। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और देखते ही देखते ये साम्राज्य दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया और 200 से भी ज्यादा सालों तक फलता फूलता रहा। इस शहर की इंजीनियरिंग तो बस कमाल की थी। शहर की सुरक्षा के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 परतों वाली विशाल दीवारें बनाई गई थी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन दीवारों को बनाने में किसी चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को ही इस तरह से तराशा गया था कि वो एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते थे। अब देखिए, ये इलाका काफी सूखा था, तो यहाँ पानी का इंतजाम सबसे जरूरी था। विजयनगर में नहरों और तालाबों का एक जबरदस्त नेटवर्क था। एक यात्री थे डोमिंगो पेस। वो बताते हैं कि कैसे एक राजा ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाने के लिए पूरे की पूरी पहाड़ी हटवा दी थी। ये उनकी दूर की सूझ को दिखाता है। उस जमाने की जियोपॉलिटिक्स को समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। उड़ीसा के शासकों को गजपति कहते थे, यानी हाथियों का स्वामी। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी। और विजयनगर के शासकों को उन्हें कहते थे नरपति, यानी मनुष्यों का स्वामी। ये कितनी शानदार बात है। मतलब जब उनके दुश्मन अपनी ताकत जानवरों में दिखा रहे थे, विजयनगर के राजा कह रहे थे कि हमारी असली ताकत तो हमारे लोग हैं। विजयनगर सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हब भी था। यहाँ के बाजार मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों से भरे रहते थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो बाहर से आती थी, वो थे लड़ाई के घोड़े। ये घोड़े अश्वपति यानी दक्कन के सुल्तानों की शक्तिशाली घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी थे। और इसी ट्रेड ने साम्राज्य को बेहद अमीर बना दिया। शहर के शाही केंद्र के ठीक बीचों बीच खड़ा है ये विशाल मंच। इसे महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है और ये शहर के सबसे जरूरी स्ट्रक्चर्स में से एक था। जरा देखिए, इस मंच की बनावट ही अपने आप में एक कहानी है। इसके बेस पर जो नक्काशी की गई है, उसमें नाचने वाले, गाने बजाने वाले और शाही जुलूस दिखाए गए हैं। ये सब हमें उस दौर के भव्य त्योहारों और शाही शान और शौकत की एक जीती जागती झलक देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर में ही एक पूरा जश्न कैद कर लिया गया हो। ये साम्राज्य अपने सबसे महान शासक कृष्णदेव राय के दौर में अपनी बुलंदियों पर था, एकदम पीक पर। लेकिन 1529 में उनकी मौत के बाद हालात बदलने लगे। गद्दी को लेकर झगड़े और सियासी तनाव ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
और यहाँ से पतन की रफ्तार तेज हो जाती है। सिंहासन के झगड़ों ने साम्राज्य में दरारें डाल दी थीं। फिर मंत्री राम राय की एक जोखिम भरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई। उन्होंने जो आग लगाई उसने सभी दुश्मन सल्तनतों को विजयनगर के खिलाफ एक कर दिया। साल था 1565 और अब आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो चुका था। वो लड़ाई थी तालीकोटा की लड़ाई। विजयनगर की विशाल सेना की इसमें बुरी तरह हार हुई और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। जीतने वाली सेनाओं ने विजय के शहर पर धावा बोल दिया और उसे महीनों तक लूटा, जलाया और तबाह कर दिया। इस एक घटना ने शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल। लेकिन क्या एक शहर के गिरने से एक साम्राज्य की कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, विजयनगर भले ही तबाह हो गया, लेकिन उसकी विरासत, उसका प्रभाव सदियों तक जिंदा रहा। विजयनगर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है उसका अनोखा आर्किटेक्चर। यहाँ लोटस महल जैसी इमारतों में इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ये विशाल गोपुरम यानी मंदिर के गेटवे आज भी पूरे दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान बने हुए हैं। एक ऐसी शैली जिसे विजयनगर ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। ये शासक सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कला और धर्म के भी महान संरक्षक थे। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि वे आज भी जिंदा लगते हैं। इस कला और संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने आने वाली कई सदियों तक पूरे दक्षिण भारत की पहचान को एक नई शक्ल दी। शहर भले ही खंडर हो गया हो, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा जिंदा रहा। आर्कियोलॉजिस्ट के आने से बहुत पहले से ही स्थानीय लोग इसे हम्पी के नाम से जानते थे, जो वहां की देवी पंपा देवी के नाम से आया है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, लोगों की यादों और उनकी परंपराओं में भी जिंदा रहता है। तो विजयनगर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हर जगह है, खंडरों में, कहानियों में और हमारे चारों ओर की दुनिया में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कितने ही इतिहास अभी भी पत्थरों में लिखे हुए अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।